हेलो एवरीवन। 11th फिजिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे क्या किसी एक वेक्टर को कैसे तीन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। तो किसी एक वेक्टर को रिजोल्व करेंगे तीन कंपोनेंट्स में, और वो तीनों कंपोनेंट्स आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो हम ये बोलेंगे कि वो तीनों कंपोनेंट्स क्या हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं इस गिवन वेक्टर के। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, अब ओ पॉइंट है, ये अपना जो ओरिजिन है वो ओ है। ये इस कॉर्नर के ऊपर ये जो क्यूब मैंने बना रखे हैं, यहाँ पे एक क्यूब है, और ये जो पॉइंट है ये वेक्टर है मेरा कोई ओ पी, दिस इज वेक्टर ओ पी। मुझे इस वेक्टर ओपी को तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। ठीक है, अब ये जो वेक्टर ओपी है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये जो वेक्टर है ये पूरा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3D में है। तो थोड़ा सा इसको इमेजिन करने की कोशिश करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये ओपी, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया। क्या मान लिया इसको मैंने? अल्फा। दिस इज अल्फा एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, ऐसे ही वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये वाई के साथ ओपी का जो एंगल है उसको मैंने बीटा मान दिया, दिस इज बीटा। और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा इसका, जेड एक्सिस के साथ, उसको मैंने गामा मान दिया। ठीक है, तो व्हाट इज अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, इसके जो एंगल्स हैं वो हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो मैं क्या करने वाला हूं। अब इस वेक्टर को तीन कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है, थ्री कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको क्या कर लेता हूं, इस वेक्टर को सबसे पहले मैं दो कंपोनेंट में रिजोल्व करता हूं। दो कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट में ले लूंगा वाई एक्सिस के लोग, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट में ले लूंगा एक्स जेड प्लेन के अंदर। तो एक कंपोनेंट इसका ये ले लिया मैंने। इस वेक्टर को मैंने पहले क्या किया, दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, दो कंपोनेंट में। ठीक है, ये पॉइंट मैं कुछ मान लेता हूं, इसको मैं क्यू मान लेता हूं, इसको मैं आर मान लेता हूं, आर। तो ये वेक्टर हो गया ओ क्यू, ये वेक्टर हो गया ओ आर, ये मेरा वेक्टर था ओ पी। ठीक है, ये अपना ओ पी वेक्टर था। तो अब इसका जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है, एक ही कंपोनेंट इसका मान लिया मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, आर, दिस इज पॉइंट एस, और एक कंपोनेंट इसका मुझे लेना है किसके लॉन्ग, जेड के लॉन्ग। तो ये पॉइंट आपका हो गया मान लो टी। ठीक है, तो इस वेक्टर के तीन कंपोनेंट बनाने हैं, ओपी वेक्टर के तीन कंपोनेंट बनाने हैं। एक तो एक्स के लॉन्ग ओ एक्स, एक आपका वाई के लॉन्ग ओ आर, और एक कंपोनेंट इसका हमें लेना है जेड के लॉन्ग ओ टी। तीन कंपोनेंट बनाने हैं। ठीक है, अब ये ओ एस और ओ टी, इन दोनों का ये रिजल्टेंट है, क्योंकि ये एक ही प्लेन में है ना। आपका जो ये वेक्टर है ओ एस और ओ टी, ये दो वेक्टर हैं किस प्लेन में है, ये आपके एक्स जेड प्लेन में है, और ये भी एक्स जेड प्लेन में है। तो ये रिजल्टेंट है इन दोनों का। ठीक है, तो अगर ये रिजल्टेंट है, अगर ओ क्यू रिजल्टेंट है किसका, ओ एस और ओ टी का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो वेक्टर ओ क्यू है, जो वेक्टर ओ क्यू है ये रिजल्टेंट है, ये दोनों के सम के बराबर है। किसके सम के बराबर है? ओ एस, वेक्टर ओ एस एंड वेक्टर ओ टी। ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वेक्टर मेरा ओपी था। एक बार फिर से मैं सारा स्टेप रिवाइज करवा रहा हूं। ये ओपी वेक्टर था, इसके तीन कंपोनेंट बनाने हैं। एक कंपोनेंट मैंने ले लिया एक्स के लॉन्ग ओ एस, एक्स के लॉन्ग हो गया। एक कंपोनेंट ले लिया मैंने वाई के लॉन्ग ओ आर, ये वाई के लॉन्ग इसका कंपोनेंट हो गया।
ओ टी, ये जेड के लोग इसका कंपोनेंट हो गया। फिर मुझे क्या करना है, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है, ओ एस का ओ टी का। तो ये दोनों एक ही प्लेन में वेक्टर हैं, ओ एस और ओ टी किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी इसी प्लेन में लाई करेगा, और इन दोनों का ये रिजल्टेंट है ओ क्यू। ठीक है, ये मैंने कैसे निकाला भाई, पैरेललोग्राम लॉ यूज करके। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि जैसे ये पैरेललोग्राम बन गया, यहाँ पे ये पैरेललोग्राम बन गया ना, तो अगर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों पैरेललोग्राम की दो साइड बन गई यहाँ पे, इस पैरेललोग्राम की दो लगातार या दो एडजेसेंट वाली साइड बन गई है, तो दो एडजेसेंट साइड है ये, तो इसका जो डायगोनल होगा वो इनका रिजल्टेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये पैरेललोग्राम लॉ है, तो ये रिजल्टेंट है। ठीक है, या आप इसमें ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हो कि आप इस वेक्टर को ना पैरेलल में उठा के यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो ये वेक्टर यहाँ पे यहाँ आ गया। ठीक है, तो दिस वन प्लस दिस वन इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम नहीं लगाना, ट्रायंगल लॉ लगा के देख लो। तो यहाँ पे जो वेक्टर ओ क्यू है ये रिजल्टेंट है ओ एस एंड ओ टी का, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर ये रिजल्टेंट है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो ओ क्यू का स्क्वायर, इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ एस का स्क्वायर प्लस ओ टी का स्क्वायर, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसके बाद ये दोनों का रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अब इस वेक्टर का ओ क्यू का और ओ आर का, इन दोनों का ओ आर ओ क्यू का जो रिजल्टेंट है वो ओपी है। तो जो वेक्टर ओपी है, जो वेक्टर आपका ओपी है वो मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको, इस ओपी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये आपका इस वेक्टर का ओ क्यू प्लस वेक्टर ओ आर, इन दोनों के सम के बराबर मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ओ क्यू और ओ आर है तो परपेंडिकुलर ही दोनों, क्योंकि ये जिस प्लेन में है ओ क्यू जिस प्लेन में है और ये इसके वर्टिकल प्लेन में है ओ आर, तो ओ आर ओ क्यू दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो इस ओपी वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। ठीक है, या इन दोनों का सम इसके बराबर लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो ओ क्यू प्लस ओ आर ओपी के बराबर है। ठीक है, अब देखो जो ओपी का जो सम होगा, ओपी वेक्टर जो होगा, ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का, वो किसके बराबर होगा भाई, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, इसका स्क्वायर। अभी आपको लगेगा कि भाई मैंने प्लस में 2ab cos थीटा क्यों नहीं लिया। ठीक है, 2ab cos थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो cos 90 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरी क्वेश्चन आ गई, अब इसमें ओ क्यू का स्क्वायर, इसकी जगह मैं यहां से ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ओपी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ये आ गया ओ क्यू का स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ओ एस का स्क्वायर प्लस ओ टी का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने वेक्टर ओपी को तीन कंपोनेंट में रिजोल्व करना है, तीन कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट ओ एस एक्स के लॉन्ग है, एक कंपोनेंट ओ टी जेड के लॉन्ग है, एक कंपोनेंट ओ आर किसके लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग है। ये जो कंपोनेंट है ओ एक्स, ये जो कंपोनेंट है ओ एस जो एक्स के लॉन्ग है, इसको मैं ए एक्स वेक्टर मान लेता हूं, दिस इज ए एक्स वेक्टर। इसको क्या मान लिया, ए एक्स वेक्टर मान लिया। ऐसे ही ओ आर, इसको मैंने ए वाई वेक्टर मान लिया, दिस इज ए वाई वेक्टर। ठीक है, और जो ओपी है ना, ये कोई ए वेक्टर मान लिया, ओपी को क्या मान लिया, ए वेक्टर। कुछ ऐसे मान लिया मैंने कि जो ओपी वेक्टर है
इसको तो क्या मान लिया, ये कोई ए वेक्टर मान लिया, ठीक है। और ओ एस को क्या मान लिया, वेक्टर ओ एस को मैंने वेक्टर ए एक्स मान लिया, ठीक है। वेक्टर ओ आर को मैंने क्या मान लिया, वेक्टर ए वाई मान लिया, ठीक है। और ओ टी, वेक्टर ओ टी को क्या मान लिया, ओ टी को मैंने ए जेड मान लिया, वेक्टर ए जेड। ये तीनों वेक्टर हैं भाई, ठीक है, ऐसे मान लिया इसको। तो अगर वेक्टर, ये वेक्टर ए है ना ओपी, वेक्टर ए को रिजोल्व करना है, वेक्टर ए को रिजोल्व करना है तीन कंपोनेंट में। किस किस में, वेक्टर ए एक्स में प्लस वेक्टर ए वाई में प्लस वेक्टर ए जेड में। तो तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में उसको क्या करना है, रिजोल्व करना है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए एक्स को ऐसे लिखूंगा, ए एक्स का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप, ये ए वाई किसके लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड को लिखूंगा वेक्टर ए जेड के कैप, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ए एक्स की वैल्यू निकालनी है, ए वाई की वैल्यू निकालनी है, ए जेड की वैल्यू निकालनी है। अब जो ए एक्स है, ये ए एक्स है ना, तो ए एक्स किसके बराबर है, ओ एस के बराबर है, ठीक है। ए वाई किसके बराबर है, ओ आर के बराबर है, ठीक है। ए जेड किसके बराबर है, ओ टी के बराबर है, ठीक है। अब यहां पे देखो, आप जो रिजल्टेंट होगा इसका, जो मैग्नीट्यूड होगा इसका ए का, क्या मैं ए की मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख सकता हूं, ए का मैग्नीट्यूड ए कौन है भाई अपना, ओपी, ए ओपी है ना। तो आप यहां पे देखो ओपी का स्क्वायर, इस इक्वेशन में देखो ओपी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ओपी किसके बराबर है, ओपी आपका ए के बराबर है, तो ओपी की जगह क्या रख दिया मैंने, ए रख दिया, इज इक्वल टू ओ एस, दिस इज ओ एस। तो ओ एस का स्क्वायर, ओ एस किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर है, तो ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका आ गया ओ टी, दिस इज ओ टी, ओ टी किसके बराबर है, ए जेड के बराबर है, तो ए जेड का स्क्वायर, दिस इज ए जेड का स्क्वायर प्लस ओ आर, दिस इज ओ आर मीन्स ए वाई, तो ए वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके बराबर आ गया। तो यहां से मेरे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। ये किसका रिजल्टेंट है, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट है, जो ए है वो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट है। ए किसके बराबर है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, तो तीनों का जो सम है वो इसके बराबर है। तो तीन वेक्टर को ऐड करेंगे, ठीक है, और तीनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तीन वेक्टर हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनको ऐड करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, वो मैग्नीट्यूड आपका होगा ए किसके बराबर होगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। तो अगर तीन वेक्टर दे रखे हैं तो उनका सम करना है, तो रिजल्टेंट आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये तो बात की हमने मैग्नीट्यूड की, ठीक है। यहाँ पे देखो जो ए एक्स है ना आपका वेक्टर ए एक्स है, उसको देखते हैं एक बार। अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे ये तो मैग्नीट्यूड की बात होगी, डायरेक्शन की बात करेंगे। तो इसको मैं पूरे को मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहां पे अपने पास ये दे रखा है भाई ओपी ओ एस, ये ओ एस वेक्टर है जो ए एक्स के बराबर है, ठीक है। तो ए एक्स किसके बराबर है, ए एक्स आपका है ओ एस के बराबर, ओ एस,
ध्यान से देखो, ये OS है और ये अपना OP है, ये OP है। OP और OS के बीच में एंगल कितना है? ये आपका OP है, ये आपका OS है। OS में और OP में एंगल कितना? अल्फा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, AX इज इक्वल टू OS को मैं क्या लिख सकता हूं, OP कोस अल्फा। OP कोस अल्फा OS के बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो जो कोस अल्फा है, कोस अल्फा, इसको भी याद रखना है आपको, ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, AX की वैल्यू आ गई ना, OP, और OP किसके बराबर है? OP आपका किसके बराबर है? OP तो A के बराबर है, तो A कोस अल्फा, तो AX किसके बराबर आ गया? AX आपका आ गया A कोस अल्फा के बराबर। ऐसे लिख देता हूं इसको, AX किसके बराबर आ गया? A कोस अल्फा के बराबर आ गया। ठीक है, इसको स्क्वायर में ब्रैकेट में बंद करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख लो, AX इज इक्वल टू OP कोस अल्फा, ये आ गया, ये मेरे को याद रखना है। ठीक है, अब कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? यहां से कोस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? कोस अल्फा हो जाएगा AX अपॉन A। ठीक है, अब मैं बात करूंगा AY की, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। AY देखो भाई, ये अपना वेक्टर AY है जो OR के बराबर है। ठीक है, OR के बीच में और OP के बीच में एंगल कितना है? बीटा। तो AY किसके बराबर हो गया? OR के बराबर हो गया। ठीक है, तो OR, ये जो OR है इसके बीच में और OP के बीच में एंगल कितना है? बीटा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? OP कोस बीटा। ठीक है, और अपना जो OP है, OP किसके बराबर है? A के बराबर है। तो AX किसके बराबर, सॉरी AY किसके बराबर हो गया? A। OP की जगह मैंने A लिखा, कोस बीटा, कोस बीटा। तो ये रिलेशन आ गया A में, बीटा में और AY में। यहां से कोस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोस बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी AY अपॉन A, AY अपॉन A आ जाएगी, ये कोस बीटा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली AZ देखो किसके बराबर है? दिस इज AZ वेक्टर, दिस इज AZ वेक्टर, ये आपका AZ वेक्टर था। ठीक है, अब जो AZ वेक्टर है ये किसके बराबर? OT के बराबर है। तो AZ किसके बराबर हो गया? OT के बराबर हो गया। तो ये आपका OT के बराबर हो गया। और OT को मैं क्या लिख सकता हूं? OT के बीच में और OP के बीच में कितना एंगल है? गामा, दिस इज गामा। तो ये हो गया आपका, OT को मैं क्या लिखूंगा? OP कोस गामा, OP कोस गामा। ठीक है, और OP किसके बराबर है? तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि जो AZ है, AZ इज इक्वल टू OP अपना A के बराबर है और कोस गामा। तो यहां से AZ में, A में और गामा में रिलेशन आ गया। तो यहां से मेरा जो कोस गामा है वो किसके बराबर आ जाएगा? कोस गामा आ जाएगा AZ अपॉन A के बराबर। तो कोस अल्फा की वैल्यू आ गई, कोस बीटा की वैल्यू आ गई और कोस गामा की वैल्यू आ गई। ठीक है, AX की वैल्यू आ गई, AY की आ गई, AZ की आ गई। ये जो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा है, इनको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, इनको क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो कई बार आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा कि अपना डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करो। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं, आपको कोई भी वेक्टर दे दिया जाएगा, बोलेंगे उसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करो। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब आपको कोस अल्फा निकालना है, कोस बीटा निकालना है, कोस गामा निकालना है। ठीक है, कोई भी देखो आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको मान लो वेक्टर दे दिया A, आपको वेक्टर A दे दिया, ये वेक्टर आपका 2i कैप प्लस, इसको मैं ले लेता हूं 3j कैप, ये हो गया आपका 9 4 13 प्लस
के कैप, ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये कोई वेक्टर दे दिया आपको इस तरीके से, और आपसे पूछा है कि आप क्या फाइंड आउट करो, इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करो। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है भाई, कोस अल्फा, और कोस अल्फा किसके बराबर होता है, कोस अल्फा होता है ax अपॉन a, दिस इज ax, दिस इज 2, एंड व्हाट इज a क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। तो a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ax का स्क्वायर, ax का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस जो आपका az है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो cos अल्फा हो गया ax अपॉन a, दिस इज ax, दिस इज ay, दिस इज az। तो ax अपॉन आपका जो रिजल्टेंट है a है, इसका मैग्नीट्यूड। ऐसे ही cos बीटा निकाल लेंगे, cos बीटा में 3 अपॉन दिस वन कर देंगे, cos गामा में √3 अपॉन दिस वन कर देंगे। तो ये मेरे डायरेक्शन कोसाइन आ गए। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक चीज और देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो डायरेक्शन कोसाइन है ना, जो डायरेक्शन कोसाइन है, जैसे आपका डायरेक्शन कोसाइन होगा कोस अल्फा, ठीक है, ये होगा आपका कोस बीटा, ये होगा आपका कोस गामा। तीनों डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का जो सम होता है ना, तीनों डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये आप प्रूव कर सकते हो, प्रूव करना आसान है। कोस अल्फा की जगह क्या पुट कर दो, ax बाई a पुट कर दो, इसका स्क्वायर प्लस ay बाई a का स्क्वायर प्लस az बाई a का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो तीनों में से a कॉमन आ जाएगा, एक a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और a स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो क्या हो गया, ax का स्क्वायर ऊपर बचेगा, ay का स्क्वायर ऊपर बचेगा, az का स्क्वायर ऊपर बचेगा, और नीचे कितना आ गया, a का स्क्वायर आ गया, a का स्क्वायर। और ये किसके बराबर प्रूव करना है, 1 के बराबर प्रूव करना है। तो ये ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस z स्क्वायर a के बराबर होता है, नहीं होता है। तो ये ऊपर वाला किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। सेकंड, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हाँ 5 मिनट का टाइम और है आपके पास। तो सेकंड इसमें देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूं, हाँ भाई सेकंड देखो, प्रदीप वाली बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 38 एंड 40, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम में है ये, ठीक है। और ये बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं और इसी आर्टिकल से, इसी मेथड से सोल्व होंगे। क्या दे रखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 40 ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 40 में दे रखा है कि एक वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, वेलोसिटी वेक्टर, इसका एंगल, ये वेलोसिटी वेक्टर है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ, मतलब यहाँ पे ईस्ट दे रखा है, ईस्ट के साथ, तो ईस्ट को मैं क्या मान लूंगा, एक्स एक्सिस मान लूंगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगी। तो ईस्ट के साथ इसका एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। और अगर ईस्ट के साथ 60 डिग्री है, ठीक है, जो अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड को मैं क्या मान लूंगा, अपवर्ड को मैं वाई एक्सिस मान लूंगा। सो दिस इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ एंगल गिवन है कितना, 45, ये 45 दे रखा है। और जेड के साथ, जेड मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी साउथ हो जाएगी ना, साउथ। तो साउथ के साथ या जेड एक्सिस के साथ एंगल नहीं दे रखा, तो आपको ये एंगल निकालना है। एक्स के साथ जो एंगल बनता है, एक्स के साथ, उसको मैं क्या बोलता हूँ, अल्फा, दिस इज अल्फा। वाई के साथ जो एंगल बनाएगा ये वेक्टर, वो उसको मैं क्या मान लूंगा, बीटा। और जेड के साथ जो एंगल बनेगा उसको मान लूंगा गामा। तो अल्फा बीटा गिवन है, गामा गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो इसका यूज करके यहां से क्या निकाल लेंगे, यहां से हम गामा निकाल लेंगे। अब आपका अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया। अल्फा बीटा गामा अगर तीनों आ गए, तो अब इसने पूछा क्या, इसके अंदर देखो निकालना क्या है आपको, आपको निकालना है, आपको 3 कंपोनेंट लिखने हैं इसके। आपको ax लिखना है, ax कैसे लिख दूंगा मैं,
दिस इज वेक्टर ओ ए, ये ए है मेरा यहाँ पे, तो 10 कोस अल्फा, दिस इज अल्फा, ए वाई 10 कोस बीटा, बीटा इसमें दे रखा है 45, ठीक है, ये 45 हो गया, एंड ए जेड कितना हो गया 10 कोस गामा, गामा आप इसका इक्वेशन का यूज करके निकाल लोगे, ठीक है। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। थैंक यू।